अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिनाहिल तनवीर और आप देख रहे हैं पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का लेक्चर 5। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉल्ट टॉलरेंस, प्रोसेस रेजिलेंसी, रिलायबल कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमेट और रिकवरी मेथड्स जो सिस्टम को फेलियर्स के बाद भी फंक्शनल बनाए रखते हैं। आज के लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे, लोड बैलेंसिंग। हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लोड बैलेंसिंग, मैपिंग टेक्निक्स फॉर लोड बैलेंसिंग, स्टैटिक मैपिंग और इसकी स्कीम्स, डायनामिक मैपिंग और इसकी स्कीम्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करती है। लोड बैलेंसिंग का बेसिक गोल ये है कि प्रोसेसिंग का लोड सब प्रोसेसर्स में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कोई भी प्रोसेसर आइडियल ना हो और कोई भी ओवरबर्डन ना हो। इस तरह सब प्रोसेसर्स अपना काम लगभग एक ही टाइम पर कंप्लीट करते हैं, जो ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहां प्रोसेसिंग पावर को मैक्सिमम करना जरूरी होता है। होमोजीनियस सिस्टम में, जहां सब प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी एक जैसी होती है, लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हेटेरोजीनियस सिस्टम में लोड हर प्रोसेसर की कंप्यूटिंग पावर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि सिस्टम के मैक्सिमम एफिशिएंसी से यूज हो। सिंपल लफ्जों में लोड बैलेंसिंग एक टेक्निक है जो इंश्योर करती है कि पूरे सिस्टम एफिशिएंटली और स्मूथली काम करे, चाहे प्रोसेसर की स्पीड एक जैसी हो या अलग अलग। इश्यूज इन लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को समझना जरूरी है। लोड इंफॉर्मेशन। पहला स्टेप ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन या मेजरमेंट यूज की जाए लोड को मॉनिटर करने के लिए, जैसे प्रोसेसर यूजेज, क्यू लेंथ या रिस्पॉन्स टाइम। बैलेंसिंग का टाइम ये तय करना होता है कि कब लोड बैलेंसिंग इन्वॉल्व की जाए, हर रिक्वेस्ट पर, रेगुलर इंटरवल पर या तब जब लोड अनइवन हो जाए। डिसीजन मेकर्स। ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि लोड बैलेंसिंग का डिसीजन कौन करेगा, एक सेंट्रल नोड या हर नोड अपने लेवल पर इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगी। ओल्ड डाटा हैंडलिंग। पुरानी या आउटडेटेड लोड डाटा को कैसे मैनेज या डिस्कार्ड किया जाए ताकि डिसीजन हमेशा अपडेट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हो। लोड माइग्रेशन। जब लोड एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर पर शिफ्ट किया जाता है तो ये इंश्योर करना होता है कि माइग्रेशन एफिशिएंटली और स्मूथली हो, बिना परफॉर्मेंस को इफेक्ट किए। इन सब इश्यूज को एड्रेस करके ही लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी सिस्टम को परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैपिंग टेक्निक्स फॉर लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मेन गोल होता है कि कंप्यूटेशन के वर्कलोड सब डोमेन्स में डिवाइड करके उन्हें प्रोसेसर्स पर इस तरह मैप किया जाए कि सारे टास्क मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो सकें। जनरली जितने प्रोसेसर्स होते हैं उतने ही सब डोमेन्स बनाए जाते हैं, लेकिन एफिशिएंट मैपिंग तभी पॉसिबल होती है जब पैरेलल एग्जीक्यूशन का ओवरहेड्स कम किए जाएं, जैसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में लगने वाला टाइम और प्रोसेसर्स के आइडल रहना जब दूसरे प्रोसेसर्स बिजी हों। क्वालिटी ऑफ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम। एक अच्छी लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम को दो चीजें डिफाइन करती हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स, बैलेंस स्टेट अचीव करने के लिए कितने स्टेप्स लगते हैं। एक्सटेंट ऑफ लोड मूवमेंट, कितना वर्क लोड ट्रांसफर करना पड़ता है प्रोसेसर्स के बीच में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड मैपिंग। एक एफिशिएंट मैपिंग दो काम करती है। प्रोसेसर्स के बीच में इंटरैक्शन टाइम को मिनिमाइज करती है, आइडल टाइम को कम करके सारे प्रोसेसर्स को एफिशिएंट यूज करती है। टाइप्स ऑफ मैपिंग। मैपिंग टेक्निक्स दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। स्टैटिक मैपिंग, जहां टास्क का असाइनमेंट पहले से फिक्स्ड होता है। डायनामिक मैपिंग, जहां वर्कलोड रियल टाइम में एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर लोड। कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी ये डिसाइड होता है पैरेलल प्रोग्रामिंग पैराडाइम और टास्क की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। स्टैटिक मैपिंग। स्टैटिक मैपिंग का मतलब होता है कि टास्क को प्रोसेसर पर एग्जीक्यूशन शुरू करने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये मैपिंग कंपाइल टाइम पर फिक्स होती है और एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं की जा सकती। मतलब जो असाइनमेंट पहले डिसाइड हो गया वही पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान रहेगा। स्टैटिक मैपिंग फॉर लोड बैलेंसिंग कॉन्ट। स्टैटिक मैपिंग में प्रोसेसेस को प्रोसेसर्स के साथ कंपाइल टाइम पर मैप किया जाता है।
एक दफ़ा जो एलोकेट हो गया वो रन टाइम में चेंज नहीं होता। वर्कलोड बैलेंस रखने के लिए टास्क साइज का सही अंदाज़ा होना ज़रूरी है। हर नोड पर जॉब्स की नंबर पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान फिक्स्ड रहती है और स्केड्यूलिंग डिसीजंस रैंडमली यानी एस्टिमेट्स के बेसिस पर किए जाते हैं। स्टैटिक मैपिंग एडवांटेजेस। स्टैटिक मैपिंग के कुछ मेजर एडवांटेजेस ये हैं। इसका डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग इजी होती है, इसलिए बिगिनर्स के लिए कन्वीनियंट होती है। क्योंकि मैपिंग फिक्स होती है, प्रोसेसर्स के बीच एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। नेटवर्क ट्रैफिक कम होता है क्योंकि लोड बैलेंसिंग का मैसेज एक्सपेक्टेडली एक्सचेंज नहीं होती। स्टैटिक मैपिंग डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जीक्यूशन टाइम को एग्जैक्ट एस्टिमेट करना मुश्किल होता है, जो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस का मैकेनिज्म नहीं होता। अगर एक नोड फेल हो जाए तो सिस्टम के प्रोसेसेस रुक जाते हैं और सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि प्रोसेस एलोकेशन एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं की जा सकता। अब हम बात करते हैं स्टैटिक मैपिंग की स्कीम्स की। स्टैटिक मैपिंग ज़्यादातर डेटा पार्टीशनिंग के साथ यूज होती है। इसका मतलब ये है कि वर्कलोड को डेटा के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है और फिर प्रोसेसर्स पर मैप किया जाता है। इसके अलावा स्टैटिक मैपिंग उन प्रॉब्लम्स के लिए भी यूजफुल होती है जहां टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ क्लियर। टाइप्स ऑफ स्टैटिक मैपिंग। Mapping based on data partitioning, mapping based on task partitioning, hierarchical partitioning, mapping based on data partitioning। इस अप्रोच में वर्कलोड को डेटा के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है और दो कॉमन डेटा रिप्रेजेंटेशंस का यूज होता है, अरेज और ग्राफ्स। स्टैटिक मैपिंग में डेटा पार्टीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम्स हैं: ब्लॉक अरे डिस्ट्रीब्यूशन, साइक्लिक एंड ब्लॉक साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लॉक अरे डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा को इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और हर प्रोसेसर को एक ब्लॉक असाइन किया जाता है। ये सिंपल और प्रिडिक्टेबल होता है। साइक्लिक एंड ब्लॉक साइक्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब वर्कलोड अनइवन हो सकता है तो डाटा को साइक्लिक पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इससे वर्कलोड ज़्यादा इवनली बैलेंस होता है और प्रोसेसेस आइडल नहीं होते। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन। इस स्कीम में डाटा ब्लॉक्स को रैंडम तरीके से प्रोसेसर्स पर मैप किया जाता है। ये उन प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल होता है जहां वर्कलोड अनप्रिडिक्टेबल या डायनामिक हो। इन स्कीम्स का मेन गोल होता है कि प्रोसेसर्स को मैक्सिमाइज यूटिलाइज करना और आइडल टाइम को मिनिमाइज करना ताकि एग्जीक्यूशन का टाइम कम से कम हो। मैपिंग बेस्ड ऑन टास्क पार्टीशंस। इस अप्रोच में हम वर्कलोड को टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। मतलब टास्क को उनके रिलेशनशिप्स और डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसर्स पर मैप किया जाता है। लेकिन एक चैलेंज ये है कि जनरल टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ के बेस्ट मैपिंग फाइंड करना एक NP कंप्लीट प्रॉब्लम है जो मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स होती है। गुड न्यूज़ ये है कि स्ट्रक्चर्ड ग्राफ्स के लिए एफिशिएंट ह्यूरिस्टिक्स यानी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स हैं जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती हैं। सिंपल वर्ड्स में टास्क पार्टीशनिंग का मेन गोल ये होता है कि टास्क को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि वर्कलोड बैलेंस हो और एग्जीक्यूशन फास्ट हो, चाहे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बाइनरी ट्री डिपेंडेंसी ग्राफ के क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को इमेजिन करें जहां डाटा को रिपीटेडली डिवाइड और सॉर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस का एक डिपेंडेंसी ग्राफ होता है जो बाइनरी ट्री की तरह स्ट्रक्चर्ड होता है। इस ग्राफ को हम हाइपर क्यूब प्रोसेसर्स पर असाइन कर सकते हैं जहां ट्री को हर लेवल के टास्क अलग प्रोसेसर्स को दिए जाते हैं। ये अप्रोच वर्कलोड को बैलेंस करती है और सॉर्टिंग प्रोसेस को फास्ट बनाती है क्योंकि मल्टीपल लेवल्स पैरेलल में एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। हायरार्किकल मैपिंग। जैसे नाम से लगता है, हायरार्किकल मैपिंग में वर्कलोड को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। हर लेयर के लिए अलग डिकम्पोजिशन और मैपिंग टेक्निक यूज की जाती है जो उस लेयर को नेचर के लिए सबसे सूटेबल हो। ये अप्रोच उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए परफेक्ट होती है जहां एक सिंगल मैपिंग टेक्निक काम नहीं करती। हर लेयर के वर्कलोड को ऑप्टिमाइज करके सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है।
हायरार्किकल मैपिंग कॉन्ट। हायरार्किकल मैपिंग में अगर टास्क बहुत बड़ा होता है तो उनको छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ दिया जाता है। एक सिंगल मैपिंग टेक्निक यहाँ काम नहीं करती, इसलिए मल्टीपल टेक्निक्स को कंबाइन किया जाता है, जैसे टॉप लेयर्स पर टास्क मैपिंग और हर लेयर के अंदर डाटा पार्टीशनिंग। ये अप्रोच बहुत पावरफुल है और यूज होती है साइंटिफिक सिमुलेशंस, मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग जैसे एडवांस एप्लीकेशंस में, जहाँ वर्कलोड कॉम्प्लेक्स और हैवी होता है। डायनामिक मैपिंग फॉर लोड बैलेंसिंग। डायनामिक मैपिंग में वर्कलोड को एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेसेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब टास्क शुरू में फिक्स नहीं होते, बल्कि सिस्टम एग्जीक्यूशन के वक्त डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क कहाँ असाइन होगा। इस अप्रोच का मेन एडवांटेज ये है कि अगर किसी प्रोसेसर का काम जल्दी खत्म हो जाए तो वो नया टास्क ले सकता है। इससे लोड बैलेंस्ड रहता है और प्रोसेस आइडल नहीं होते। डायनामिक मैपिंग फॉर लोड बैलेंसिंग कॉन्ट। डायनेमिक मैपिंग उस वक्त सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है जब टास्क डायनेमिकली जनरेट होते हैं। अगर टास्क एग्जीक्यूशन के दौरान बन रहे हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जीक्यूशन के दौरान ही डिसाइड करना पड़ता है। अगर हम स्टैटिक मैपिंग यूज करें और टास्क साइजेस अननोन हो तो लोड इम्बैलेंस हो सकता है। कुछ प्रोसेसर्स ओवरलोड हो जाएंगे और कुछ आइडल रहेंगे। डायनेमिक मैपिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और इंश्योर करती है कि हर प्रोसेसर्स का वर्कलोड बैलेंस्ड रहे। ये अप्रोच तब भी कम आती है जब टास्क के साथ डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वर्कलोड को इफेंचुअली मैनेज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डायनामिक मैपिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस। पहला बेनिफिट है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हर प्रोसेसर इफेंचुअली काम करता है, कोई आइडल नहीं रहता। ये लोड बैलेंसिंग इम्प्रूव करती है क्योंकि वर्कलोड एग्जीक्यूशन के दौरान एडजस्ट हो जाता है। अगर ज़रूरत हो तो प्रोसेसेस एलोकेशन एग्जीक्यूशन का वक्त मॉडिफाई किया जा सकता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये स्केलेबल होते हैं। वर्कलोड ज़्यादा हो तो सिस्टम एक्सपेंड हो सकता है और वर्कलोड कम हो तो श्रिंक भी हो सकता है। डिसएडवांटेजेस। एल्गोरिथम जो डायनामिक मैपिंग पे बेस्ड है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, स्पेशली जब मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग यूज हो रही हो। ओवरहेड ज्यादा होता है क्योंकि टास्क रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन चाहिए होती है। और एक ड्रॉबैक है नॉन डिटर्मिनिज्म, मतलब रिजल्ट्स का एग्जैक्ट टाइम या सीक्वेंस हर एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकता है। स्कीम्स फॉर डायनामिक मैपिंग। डायनामिक मैपिंग के लिए दो मेन स्कीम्स होती हैं, सेंट्रलाइज्ड स्कीम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम्स। सेंट्रलाइज्ड स्कीम्स की 2 पार्ट्स हैं, मास्टर प्रोसेस, स्लेव प्रोसेस। सेंट्रलाइज्ड डायनेमिक लोड बैलेंसिंग। इस स्कीम में एक सेंट्रल कंट्रोलर, जिसे हम मास्टर नोड कहते हैं, पूरा सिस्टम मॉनिटर करता है। ये मास्टर नोड देखता है कि हर वर्कर या स्लेव नोड को करंट वर्कलोड क्या है। फिर ये डायनेमिकली टास्क असाइन करता है। जो नोड फ्री होती है उसे नया टास्क दे दिया जाता है और जो बिजी होती है उसे ओवरलोड नहीं किया जाता। इस तरह सिस्टम में कोई प्रोसेसर आइडल नहीं रहता और वर्कलोड बैलेंस्ड रहता है। सेंट्रलाइज्ड डायनेमिक लोड बैलेंसिंग स्कीम। सेंट्रलाइज्ड लोड बैलेंसिंग स्कीम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में सिंपल होता है, इसलिए इन्हें लगाना आसान होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी होती है, जैसे जैसे प्रोसेसर्स के नंबर बढ़ते हैं मास्टर नोड एक बोटलनेक बन सकता है क्योंकि सारी रिक्वेस्ट उसी के पास जा रही होती है। अब बात करते हैं चंक शेड्यूलिंग की। इस अप्रोच में एक प्रोसेस एक साथ मल्टीपल टास्क पिक करता है, लेकिन अगर चंक का साइज ज़्यादा हो तो वर्कलोड में इम्बैलेंस आ सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है जहां कंप्यूटेशन का प्रोग्रेस के साथ चंक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज किया जाता है ताकि वर्कलोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। डिस्ट्रीब्यूटेड डायनेमिक लोड बैलेंसिंग। इस स्कीम में वर्कलोड को कंट्रोल किसी एक मास्टर के पास नहीं होता, बल्कि सारे प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करके वर्कलोड बैलेंस करते हैं। मतलब अगर एक प्रोसेस के पास ज्यादा टास्क हैं और दूसरे प्रोसेस फ्री है तो वो अपना काम शेयर कर देता है। हर प्रोसेस दोनों काम कर सकता है, यानी अपना वर्कलोड किसी और को सेंड कर सकता है या फिर किसी और का टास्क रिसीव कर सकता है। इस तरह सिस्टम ज्यादा फॉल्ट टॉलरेंस और स्केलेबल हो जाता है क्योंकि कोई सिग्नल बोटलनेक नहीं होता और वर्कलोड नेचुरली बैलेंस होता रहता है।
डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक लोड बैलेंसिंग स्कीम कॉन्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक लोड बैलेंसिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सेंट्रलाइज स्कीम के बॉटलनेक को सॉल्व करता है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिसाइड करने होते हैं। कौन किस से पेयर होगा, मतलब कौन सा प्रोसेस अपना काम किस प्रोसेस के साथ शेयर करेगा। वर्क ट्रांसफर इनिशिएट क्यों करेगा, सेंडर या रिसीवर। कितना वर्कलोड ट्रांसफर होगा, एक एक्सचेंज में कितना काम दिया या लिया जाएगा। कब ट्रांसफर होगा, मतलब कौन से पॉइंट पर वर्कलोड शेयर करना स्टार्ट किया जाएगा। इस पैरामीटर को केयरफुली डिजाइन करना जरूरी है ताकि वर्कलोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और प्रोसेसेस एफिशिएंटली काम कर सकें। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने लोड बैलेंसिंग को डिटेल में समझा। हमने देखा कि वर्कलोड को बैलेंस करना डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल सिस्टम के लिए कितना जरूरी है। फिर हमने डिस्कस किया स्टैटिक और डायनामिक मैपिंग टेक्निक्स, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनकी स्कीम्स। स्टैटिक मैपिंग में वर्कलोड से पहले डिसाइड होता है, जबकि डायनामिक मैपिंग में वर्कलोड एग्जीक्यूशन के दौरान एडजस्ट होता है। इसके बाद हमने सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक लोड बैलेंसिंग स्कीम देखी। सेंट्रलाइज्ड स्कीम में एक मास्टर नोड को कंट्रोल होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम में सारे प्रोसेसेस मिलकर वर्कलोड बैलेंस करते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।